हेलो एवरीवन, आई एम पंकज गुप्ता एंड वेलकम यू ऑल टू माय चैनल अपलिफ्ट फिजिक्स। स्टूडेंट्स, जो हमारे 100 क्वेश्चंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की जो सीरीज है उसके नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, दैट इज फ्रॉम 21 टू 25। तो बच्चों, इस वीडियो में एक क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक से है, 3 क्वेश्चंस हमारे पास कैपेसिटर आरसी सर्किट पर बेस्ड हैं जिसमें करंट, इलेक्ट्रिसिटी और कैपेसिटर के फंडामेंटल लग रहे होंगे, और एक क्वेश्चन एक्सक्लूसिव फॉर करंट इलेक्ट्रिसिटी है। तो ओके स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक से है। इस क्वेश्चन में गिवन है 2 स्मॉल बॉल्स ईच ऑफ मास m बियरिंग अ चार्ज q ईच आर कनेक्टेड बाय अ नॉन कंडक्टिंग थ्रेड्स ऑफ लेंथ 2l। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों हमारे पास 2 बॉल्स हैं। ठीक है, एक नॉन कंडक्टिंग थ्रेड से कनेक्टेड है, दोनों का मास m है और दोनों के ऊपर चार्ज स्मॉल q है। ठीक है, और जो थ्रेड की लेंथ गिवन है दैट इज 12। ओके, तो इसकी टोटल लेंथ हमें गिवन है 12 लेंथ है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। आगे क्या कह रहे हैं हमसे, एट अ सर्टेन इंस्टेंट द मिडल ऑफ द थ्रेड स्टार्ट्स मूविंग एट अ सर्टेन वेलोसिटी v। ठीक है, तो ये जो मिडल ऑफ द थ्रेड है इसको हम सर्टेन वेलोसिटी v से मूव करा के ले जा रहे हैं ऊपर की तरफ। ठीक है, ये सारा कैलकुलेशन जो है ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पर है। ओके, तो देखिएगा बच्चों, इसमें हमें कहा गया है क्या कैलकुलेट करना है, डिटरमाइन द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द बॉल्स। ठीक है, तो हमें बताना है कि इन बॉल्स के बीच का मिनिमम डिस्टेंस कितना है। अभी जो डिस्टेंस है इनके बीच का दैट इज 12। तो मिड पॉइंट से हम इसको पुल आउट कर रहे हैं, तो ये भी L है और ये भी L है। अब देखिए बच्चों, किस तरीके से हमें समझना होगा। तो अगर आप ग्राउंड फ्रेम में एनालिसिस कर रहे हैं तो जैसे हम इस पॉइंट को ऊपर की तरफ खींचेंगे तो क्या हो जाएगा कि थ्रेड इस तरीके से थोड़ी बैंड हो जाएगी। उसके हिसाब से इस थ्रेड में क्या डेवलप होगा बच्चों, टेंशन। फिर टेंशन की वजह से क्या होगा कि ये जो बॉल्स हैं, है ना, ये एक्सेलरेट करना शुरू करेंगे, प्लस साथ के साथ यहाँ पर क्या हो रहा है कि अलोंग द लाइन जॉइनिंग ऑफ द टू बॉल्स इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फोर्स भी है। तो बेसिकली अगर हम ईच बॉल पे डिस्कस करें तो वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी है और टेंशन फोर्स भी है। तो बेसिकली टेंशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से इनका मूवमेंट स्टार्ट होगा। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों, इन्होंने पूछा है हमसे कि L मिनिमम कितना होना चाहिए। तो देखिए, जब आप इसको ऊपर पुल आउट करेंगे तो ये दोनों भी मूव करेंगे। तो अगर हम ग्राउंड फ्रेम से इसका एनालिसिस करें तो ये इतना इजी नहीं है इसको एक्सप्लेन करना कि ये मिनिमम किस सिचुएशन पे आएंगे। तो बच्चों, इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम फ्रेम चेंज करके जा रहे हैं। किस फ्रेम में, विद रिस्पेक्ट टू ये वाला जो आप मिड पॉइंट देख रहे हैं O पॉइंट, तो हम जा रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू O। तो बच्चों, जब भी आप किसी फ्रेम को चेंज करें तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वो फ्रेम इनर्शियल है या नॉन इनर्शियल, तो बहुत ध्यान से चलना है। तो सबसे पहला पॉइंट बच्चों, इसको हम कांस्टेंट वेलोसिटी से खींच रहे हैं। तो कांस्टेंट वेलोसिटी से पुल कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका एक्सेलरेशन 0 है। दैट मीन्स अगर आप इस फ्रेम में जाते हैं तो दैट फ्रेम इज इनर्शियल। ओके, और ये जो बॉल्स हैं इनकी वेलोसिटी ग्राउंड फ्रेम में 0 है। तो जैसे ही हम इसके फ्रेम में जाएंगे तो देखिए स्टूडेंट्स क्या बन जाएगा, तो सेंटर के फ्रेम में, है ना, तो इन दोनों की वेलोसिटी 0 है और सेंटर की वेलोसिटी v ऊपर की तरफ है। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी बच्चों इस डायरेक्शन में v होगी और इसकी भी। तो बच्चों ये रिलेटिव वेलोसिटी है। ठीक है, दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बोथ द बॉल्स विद रिस्पेक्ट टू सेंटर। ठीक है, अब आप सेंटर के फ्रेम में डिस्कशन कर रहे हैं और सेंटर हमारा इनर्शियल फ्रेम है बिकॉज इसका एक्सेलरेशन 0 है, इसलिए यहां पर कोई स्यूडो फोर्सेस की जरूरत नहीं है। अब बच्चों, अगर हम सेंटर के रेस्पेक्ट में देखें तो आपको पता है कि जो स्ट्रिंग है वो टाइट है, और स्ट्रिंग टाइट होने का मतलब ये हुआ कि सेंटर से इसकी डिस्टेंस और सेंटर से इसकी डिस्टेंस, इन दोनों की डिस्टेंस क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। इसका मतलब सेंटर के रेस्पेक्ट में दोनों पार्टिकल जो हैं वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही हम गए किसके फ्रेम में, सेंटर के फ्रेम में, तो ये दोनों पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहे हैं बिकॉज थ्रेड की लेंथ फिक्स है। चलिए, इसके बाद क्या करना है, तो बच्चों ये भी इस तरीके से सर्कुलर मोशन करता हुआ आएगा, दोनों तरफ से सिमेट्रिक मोशन होगा। और एक टाइम पे बच्चों ऐसी सिचुएशन आएगी जब दोनों बॉल्स, क्योंकि दोनों का मोशन आइडेंटिकल है, तो जब तक बच्चों दोनों बॉल्स रिलेटिव मोशन करते रहेंगे तब तक ये एक दूसरे के पास आते रहेंगे। और फाइनली जब रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो जाएगी इसकी भी,
और इसकी रिलेटिव वेलोसिटी भी 0 हो जाएगी। इस सिचुएशन पर इनके बीच का सेपरेशन जो होगा दैट विल बी एल मिनिमम। तो बच्चों ये जो डिसीजन मेरे पास आया है कि इनके बीच का मिनिमम सेपरेशन किस सिचुएशन पे होगा, तो जब सेंटर के रेस्पेक्ट में दोनों पार्टिकल्स रुक जाएंगे। ठीक है, अब अगर कोई आपसे पूछे ना कि ग्राउंड फ्रेम की क्या सिचुएशन है तो आप बता सकते हैं, हालांकि हमें उसके बारे में कुछ डिस्कशन नहीं किया गया है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं। सपोज अगर पूछा जाए कि ग्राउंड फ्रेम में क्या सिचुएशन रही होगी, तो बिकॉज सेंटर के रेस्पेक्ट में ये दोनों रेस्ट पर हैं, तो जब आप ग्राउंड फ्रेम में देखेंगे तो जो सेंटर की वेलोसिटी होगी ऊपर की तरफ, वही इन दोनों की भी वेलोसिटी होगी। तो कोई स्टूडेंट्स अगर ग्राउंड फ्रेम में इस बात को समझना चाहे कि मिनिमम सेपरेशन कब आएगा, तो दैट इज द कंडीशन। देखिए बच्चों, ग्राउंड फ्रेम में तो जो सेंटर की वेलोसिटी है वही इन दोनों पार्टिकल्स की वेलोसिटी है। ठीक है, बिकॉज रिलेटिवली दे आर एट रेस्ट। अब देखिएगा बच्चों, यहां पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। टेंशन है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। आपको पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव है, और जो टेंशन होता है उसका सिस्टम पे वर्क डन 0 होता है। तो टेंशन का वर्क डन सिस्टम पे क्या होता है, 0 होता है। और अगर हम देखो बच्चों, ग्राउंड फ्रेम से अगर एनालाइज करें, जो इसमें एक हिडन चीज है, वो हिडन ये है कि ये जो आप देख रहे हैं बच्चों सेंटर, जब इसको हम पुल करेंगे तो हमें यहां पर फोर्स लगाना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, यहां पर एक एक्सटर्नल फोर्स है और इस एक्सटर्नल फोर्स की हेल्प से ही हम इसको पुल कर रहे होंगे। और किसी इंस्टेंट पर अगर कोई आपसे डिस्कशन करे कि ये एक्सटर्नल फोर्स कितना होगा, तो ये जो जॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, इस जॉइंट पर एक्सटर्नल फोर्स ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है और दोनों टेंशंस इस तरह से एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो बच्चों कि ये जो टेंशन का कंपोनेंट आएगा ना पीछे की तरफ, मान लीजिए ये एंगल किसी इंस्टेंट पर थीटा है, ये भी किसी इंस्टेंट पर थीटा है, तो ये t cos थीटा 2t cos थीटा दैट विल बी 2t cos थीटा, और t sin थीटा एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाएंगे। तो एक्सटर्नल फोर्स यहां पर बच्चों 2T cos थीटा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस पॉइंट पर गड़बड़ी करेंगे, बिकॉज ये वाला फोर्स यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर आप बच्चों ग्राउंड फ्रेम से एनालिसिस कर रहे हैं, तो बेसिकली यहाँ पर 3 फोर्सेज हैं। एक तो टेंशन है पार्टिकल्स पे लगने वाला, इलेक्ट्रोस्टैटिक म्यूचुअल फोर्स है, और तीसरा एक्सटर्नल फोर्स भी है। इसीलिए बच्चों ठीक है, टेंशन का वर्क डन सिस्टम पे 0 है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव होता है, लेकिन बच्चों हम ग्राउंड फ्रेम में एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज ग्राउंड फ्रेम में जो ये वाला पॉइंट मूव कर रहा है, तो एक्सटर्नल फोर्स के अगेंस्ट या एक्सटर्नल फोर्स इस पॉइंट को मूव करा के ले जा रहा है, इसलिए एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन नॉन जीरो है, इसलिए आप ग्राउंड फ्रेम में एनर्जी कंजर्व नहीं कर सकते। समझ में आई बात? और यही सबसे बड़ा मिस्टेक का पॉइंट है। तो अब हम क्या करें, तो देखिए ऐसा करते हैं, हम चले गए थे किसके फ्रेम में, हम सेंटर के फ्रेम में चले गए थे, और आपको पता है कि एक्सटर्नल फोर्स हमेशा सेंटर पे ही लगा हुआ है। तो बताइए बच्चों, सेंटर के रेस्पेक्ट में तो सेंटर रेस्ट पर है, तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि विद रिस्पेक्ट टू सेंटर एक्सटर्नल फोर्स जो हमने अप्लाई किया था उसका वर्क डन 0 है। तो ये इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है बच्चों यहाँ पे। ठीक है, तो इस वजह से वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज 0, लेकिन किसके फ्रेम में, विद रिस्पेक्ट टू सेंटर, नॉट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। में गारंटी से बोल रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे ग्राउंड फ्रेम में एनर्जी कंजर्वेशन लगा देंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक एक्सटर्नल फोर्स है, इस वजह से आप ग्राउंड फ्रेम में एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों, तो मैं अप्लाई कर रहा हूँ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर, और सेंटर के फ्रेम में एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन 0, टेंशन का तो सिस्टम पे हमेशा वर्क डन 0 होता है, तो बचा कौन, सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। तो देखिए बच्चों, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दोनों पार्टिकल्स के पास हाफ mv² मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, तो k q1 q2 बच्चों एज पर साइन आएंगे, एंड डिवाइडेड बाय इनके बीच का डिस्टेंस है 2l। फाइनल काइनेटिक एनर्जी, तो दोनों पार्टिकल रेस्ट पर आ चुके हैं, सो फाइनल काइनेटिक एनर्जी विल बी 0 प्लस
द फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, दैट फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पर बच्चों इनके बीच का सेपरेशन अगर L मिनिमम है, सो वी हैव KQ² अपॉन L मिनिमम। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है हमारे पास इक्वेशन और आप यहाँ से L मिनिमम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों L मिनिमम की वैल्यू क्या आएगी, तो यहाँ पर है mv² प्लस KQ²/2L दैट इज इक्वल टू KQ² अपॉन L मिनिमम। सो 1/L मिनिमम KQ² से डिवाइड कर दे रहा हूँ पहले, अब बस कैलकुलेशन बचा हुआ है बच्चों, ठीक है। तो दैट इज mv² डिवाइडेड बाय KQ², ठीक है ना, इससे यहाँ डिवाइड कर दिया, प्लस 1/2L, ठीक है। और K को बच्चों 1/4πε0 लिख के ऊपर कन्वर्ट कर दे रहे हैं, तो 1/L मिनिमम इक्वल्स टू 4πε0 mv² अपॉन Q² plus 1/2L. So students, I am getting the value of 1/L minimum, that is equals to 2Q²L, that is equals to 4πε0 mv², ठीक है ना। और कितना हो जाएगा बच्चों, 2L से मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई बाई 2L प्लस Q², ठीक है बच्चों। तो मेरे पास L मिनिमम आ गया 2Q²L अपॉन 8πε0 L mv² plus Q². This is the minimum separation between these two charged particles. Okay, next problem. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन आरसी सर्किट एट स्टेडी स्टेट। तो देखिए बच्चों इसमें गिवन है, इन द सर्किट शोन इन द फिगर फाइंड द चार्ज ऑन कैपेसिटर C2 इन स्टेडी स्टेट। ठीक है बच्चों, तो ये C2 कैपेसिटर है, ये C1 और ये C3 कैपेसिटर है। ठीक है, स्टेडी स्टेट पे हमें C2 के ऊपर चार्ज सॉल्व करके लाना है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले स्टेडी स्टेट की क्या कंडीशन होती है कि स्टेडी स्टेट पर कैपेसिटर मैक्सिमम चार्ज हो जाता है, अब वो कोई चार्ज फर्दर एक्सेप्ट नहीं करता है। तो ध्यान रखिएगा, स्टेडी स्टेट के सिचुएशन में जो कैपेसिटर ब्रांच होते हैं उसमें से कोई करंट पास नहीं करेगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए C2 वाली ब्रांच, C1 और ये C3 वाली ब्रांच, इसमें करंट पास नहीं करेगा। तो ये देखिए बच्चों कि क्या कहीं पर करंट पास कर सकता है अपार्ट फ्रॉम दीज ब्रांचेस। तो देखिए बच्चों, ये 10 से अगर मान लीजिए मैं करंट इस डायरेक्शन में बनाता हूं, तो ये वाला करंट इधर जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको दिख रहा है कि यहां नहीं जा सकता, तो ये करंट पूरा पूरा इधर जाएगा, फिर इधर से इस तरफ जाएगा, फिर यहां से ऐसे जाएगा, इधर नहीं आ सकता, फिर सीधा जाएगा, फिर इधर भी नहीं जा सकता, तो ये नीचे आ जाएगा। तो बच्चों आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो करंट है वो एक पर्टिकुलर लूप, एक सिंगल लूप में फ्लो कर रहा है। अगर हम इस पूरे लूप के अकॉर्डिंग देखें बच्चों, तो दोनों ईएमएफ सोर्स है ना सेम सेंस में एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं। मतलब अगर ये डिस्चार्जिंग में है तो ये भी डिस्चार्जिंग में है, दोनों सपोर्ट में लगे हुए हैं। तो यहाँ पर बच्चों दोनों जो बैटरीज का ईएमएफ है वो 10 + 20 ये 30 वोल्ट हो जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू ये 2 ओम है, ये 3 ओम है और ये 5 ओम, ये सीरीज की तरह बिहेव करेंगे। तो इनका इक्वलेंट रेजिस्टेंस हुआ 3 + 2 5 + 5 10 ओम मल्टीप्लाई बाई I। तो देखिए बच्चों, करंट जो आ रहा है यहाँ पर दैट करंट इज 3 एम्पियर। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर करंट इस लूप के अंदर फ्लो कर रहा है 3 एम्पियर। ठीक है, अब बच्चों हमें फाइंड आउट करके बताना है इन कैपेसिटर पे कितना चार्ज है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर मल्टीपल कैपेसिटर्स लगे हुए हैं, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर कैपेसिटर के फंडामेंटल भी हमें तरीके से लगाने होंगे। जनरली क्या होता है ऐसे क्वेश्चंस में, एक कैपेसिटर होता है तो आप तुरंत जाके क्या करते हो, किसी पर्टिकुलर कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेते हो, वहां से चार्ज आ जाता है। लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा डायरेक्ट हम नहीं कर पाएंगे, बिकॉज जैसे अगर मान लीजिए मुझे इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो यहां से यहां का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए होगा। अब इसको निकालने के लिए अगर मैं इस रास्ते से जाता हूं तो ये कैपेसिटर रास्ते में आएगा, इधर से जाता हूं
तो ये वाला कैपेसिटर रास्ते में आएगा और इनके चार्जेस हमें मालूम नहीं है। तो देखिए बच्चों, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैं इस सर्किट को सॉल्व कर रहा हूं। पहले हम ऐसा करते हैं, पोटेंशियल्स बच्चों एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। पोटेंशियल्स एज्यूम करने के बाद जो हमारा बेसिक फंडामेंटल है, बिकॉज इनिशियली तीनों कैपेसिटर्स अनचार्ज थे, तो अनचार्ज होने की वजह से क्या होगा कि किसी भी आइसोलेट सिस्टम जो होंगे उस पर टोटल चार्ज जीरो रहेगा, ठीक है। तो पहले मैं इसका पोटेंशियल लिख रहा हूं। तो देखिए बच्चों, इसका पोटेंशियल कितना हुआ, इसका पोटेंशियल मान लेते हैं जीरो, क्योंकि हम एक टर्मिनल का पोटेंशियल मान सकते हैं। अब देखिए बच्चों, ये जीरो है तो ये 10 वोल्ट आ जाएगा। अब अगर ये 10 वोल्ट है तो बच्चों ये देखिए 2 ओम जो है इसमें 3 एम्पियर का करंट पास कर रहा है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 दैट इज 6 वोल्ट। इसका मतलब है इस रजिस्टर पे 6 वोल्ट का ड्रॉप आएगा। इसका मतलब 10 वोल्ट में से 6 वोल्ट माइनस कर दो, इसका पोटेंशियल आ जाएगा 4 वोल्ट, ठीक है। इसके बाद इसका पोटेंशियल 4 वोल्ट है हमारे पास। फिर यहां से जब हम ऊपर जाएंगे तो इसका पोटेंशियल आ जाएगा 24 वोल्ट, बिकॉज दिस माइनस दिस 20 आना चाहिए, तो दिस विल बी योर 24 वोल्ट। फिर आगे देखते हैं, ये हमारे पास 3 ओम का रजिस्टर है, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, 3 मल्टीप्लाई बाई करंट भी 3 है, तो यहां पर बच्चों कितना हो जाएगा 9। तो 24 वोल्ट में से 9 वोल्ट का ड्रॉप आना चाहिए, और 9 वोल्ट का ड्रॉप आने पर यहां पर बनेगा 15 वोल्ट। फिर ये पूरा 15 वोल्ट रहेगा। अब बच्चों यहां से चलते हैं, वैसे तो हमें दिख ही रहा है कि इसका पोटेंशियल जीरो है, तो पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप देख सकते हो कि 5 मल्टीप्लाई बाई 3 इज द 15 वोल्ट, और यहाँ का पोटेंशियल 15 है और यहाँ का जीरो है। तो हमने पोटेंशियल्स एज्यूम कर लिए हैं, ठीक है। अब देखना बच्चों, मैंने इस जंक्शन का पोटेंशियल एज्यूम किया x, ठीक है, अननोन है। अब ये जो 5 ओम रजिस्टर आपको बीच में दिखाई दे रहा है, इसमें कोई करंट पास नहीं कर रहा है, तो इस वजह से इसका पोटेंशियल भी x हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चों, अब नेक्स्ट जो कंडीशन अप्लाई करने वाले हैं वो है चार्ज कंजर्वेशन एट द आइसोलेट सिस्टम। तो देखिए, चार्ज कंजर्वेशन अप्लाई करने के लिए आइसोलेट सिस्टम ढूंढते हैं। तो देखो, C1 का लोअर प्लेट, C3 का अपर प्लेट, ये दोनों आपस में कनेक्ट होते हुए दिख रहे हैं आपको, और उसके बाद इस 5 ओम के रास्ते से ये जो C2 कैपेसिटर है इसका लेफ्ट प्लेट, ये तीनों प्लेट आपस में कनेक्टेड हैं, यानी ये आपस में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन इनका टोटल चार्ज रिमेन्स कंजर्व। तो इनिशियली इन तीनों कैपेसिटर्स का चार्ज क्या था, जीरो था, तो अभी भी टोटल चार्ज जीरो रहेगा। तो बच्चों इनिशियल चार्ज जीरो है, तो फाइनली चलिए C1 के लोअर प्लेट पे कितना आएगा, x माइनस 15, x माइनस 15 इंटू 2 प्लस x माइनस 4 इंटू 10, ठीक है, प्लस x माइनस जीरो मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू 0। तो देखिए बच्चों, हम लोगों ने चार्ज लिख दिया है C1 के लोअर प्लेट पे, ठीक है, C2 के लेफ्ट प्लेट पे ये आ जाएगा, और C3 के अपर प्लेट पे, ठीक है ना। तो बच्चों इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए, तो देखिए क्या आएगा, x माइनस 15 प्लस 5x माइनस 4, 5 टाइम्स x माइनस 4 प्लस x, दैट इज इक्वल टू 0। तो बच्चों यहां से सॉल्व करने पे देखते हैं हमारे पास x की वैल्यू क्या आती है। तो x प्लस 5x प्लस x कितना हो गया, दैट इज 7x, ठीक है ना। 7x इक्वल्स टू माइनस 15 और माइनस 20 माइनस 35, दैट इज इक्वल्स टू 35। सो हियर द वैल्यू ऑफ x कम्स अप टू बी 5 वोल्ट, ठीक है बच्चों। तो x आ गया 5 वोल्ट। तो कभी बच्चों एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की आदत पड़ जाती है कि जैसे ही आप करंट जीरो करके कैपेसिटर ब्रांचेस में डायरेक्ट बहुत जल्दी से आप पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेते हो, लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है। थोड़ा हमें फिर कैपेसिटर के फंडामेंटल लगाने पड़ रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस को निकालने के लिए। तो देखो बच्चों, x जो है ना, इसकी वैल्यू आ गई है 5 वोल्ट। अब देख लेते हैं क्वेश्चन में हमें किसके बारे में पूछा गया है, C2 के बारे में। तो चार्ज ऑन C2 इज C2 मल्टीप्लाई बाई x माइनस जीरो। तो C2 हमारे पास है
कितना कैपेसिटेंस है 2 माइक्रोफैरड एंड x की वैल्यू है 5, सो द चार्ज इज 10 माइक्रो कूलम। ओके स्टूडेंट्स, तो वैसे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है बच्चों, लेकिन अगर आपको C1 पे चार्ज निकालना है तो इसका पोटेंशियल x की वैल्यू है 5, ऊपर वाला 15 है, 15 माइनस 5 इंटू 2, इस पे चार्ज आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो हमारा C1 कैपेसिटर है इसके ऊपर चार्ज आ रहा है कितना, 10 मल्टीप्लाई बाई 2 दैट इज 20 माइक्रोकूलम, और इस पर आ रहा है 5 माइनस 4 यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाई 10 यानी 10 माइक्रोकूलम इस पे भी आएगा। वैसे हमारा आंसर सिर्फ C2 कैपेसिटर के लिए है, तो इसके ऊपर चार्ज है 10 माइक्रोकूलम। दिस विल बी द आंसर। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो फ्रॉम RC सर्किट। इस क्वेश्चन में बच्चों एक सर्किट गिवन है आपको, और वी हैव टू फाइंड आउट द चार्ज ऑन कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफैरड एंड 2 माइक्रोफैरड एट स्टेडी स्टेट। ठीक है बच्चों, तो ये आपके सामने सर्किट दिया हुआ है और हमें इन दोनों कैपेसिटर्स पे चार्ज कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जब स्टेडी स्टेट की कंडीशन होती है तो कैपेसिटर मैक्सिमम चार्ज हो जाता है उस गिवन सेटअप में, इसका मतलब कैपेसिटर ब्रांच से कोई करंट पास नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कोई करंट पास नहीं कर रहा है और यहाँ पे भी कोई करंट पास नहीं कर रहा है। ठीक है, तो बच्चों ये हमारे पास सर्किट है, देखते हैं कि इनमें चार्जेस कैसे निकाले जाएंगे। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले ये वाले बैटरी से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, मैंने इसका पोटेंशियल एज्यूम कर लिया 0। ठीक है, तो इसका EMF 5 वोल्ट है, तो इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा 5 वोल्ट। ठीक है, इस क्वेश्चन में बच्चों आंसर निकालते वक्त जब हम वोल्टेज एज्यूम करने के बाद किरचॉफ करंट लॉ लगाएंगे ना, तो उसमें बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं, इसलिए बहुत ध्यान से देखना। ठीक है, तो दिस इज 5 वोल्ट। अच्छा, ये 0 वोल्ट है, तो फिर यहाँ ये भी पूरा 0 वोल्ट होगा और ये भी आपका 0 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, अब इस रजिस्टर को क्रॉस करने के बाद, बिकॉज रजिस्टर में हमें करंट का आइडिया नहीं है, इसलिए इसका मतलब यहाँ पर करंट है या नहीं हमें नहीं पता, तो हमें एक अननोन पोटेंशियल x एज्यूम करना पड़ेगा। तो हमने मान लिया कि इसका पोटेंशियल कितना है, x पोटेंशियल है। ठीक है, अब x पोटेंशियल के अकॉर्डिंग इसका पोटेंशियल हो जाएगा x प्लस 10। ठीक है, और ये यहाँ पर x है तो ये भी x होगा और ये भी x होगा, तो इसका पोटेंशियल भी x है, इसका पोटेंशियल भी x है। ठीक है, तो अननोन बच्चों एक ही इंट्रोड्यूस हुआ है, हमें x कैलकुलेट करके लाना है। जैसे ही x की वैल्यू आ जाएगी वैसे ही इसका पोटेंशियल यहाँ पर 0 है, इधर आप देख सकते हैं इसका पोटेंशियल x है, तो इधर भी पोटेंशियल x होगा, तो दोनों कैपेसिटर पे जो चार्ज आएगा वो x के अकॉर्डिंग सॉल्व होके आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए x की वैल्यू निकालने के लिए अब मुझे क्या करना है, तो स्टूडेंट्स मैंने पोटेंशियल एज्यूम कर लिया, इसका मतलब किरचॉफ वोल्टेज लॉ ऑलरेडी अप्लाई हो चुका है। तो अब मुझे क्या अप्लाई करना है, किरचॉफ्स करंट लॉ। तो स्टूडेंट्स मैं इस तरह से अप्लाई करता हूं कि किसी जंक्शन पे जाकर नेट गोइंग का सम 0 कर देता हूं। नेट गोइंग का सम 0 करने का मतलब ये होता है कि जंक्शन पे कहीं से कुछ करंट आएगा और कहीं पर जाएगा। अगर मैंने सभी को गोइंग के सेंस में लिखा है तो इसका मतलब है कि सारे गोइंग करंट्स का टोटल 0 होना चाहिए। इसका मतलब होगा कि कहीं से करंट आएगा और कहीं से करंट जाएगा। तो हम यहाँ पे बच्चों टाइम वेस्ट नहीं करेंगे गोइंग कमिंग करने के चक्कर में, हम डायरेक्टली किसी जंक्शन से नेट गोइंग का सम 0 कर देंगे। तो चलिए बच्चों इस जंक्शन से स्टार्ट करते हैं, और ये जंक्शन बहुत टिपिकल है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ से कितना करंट गया ऊपर, तो फर्स्ट इज x माइनस 0 अपॉन 4, x माइनस 0 अपॉन 4। तो यहाँ KCL बहुत ध्यान से अप्लाई करना है। तो x माइनस 0 अपॉन 4 फर्स्ट टर्म आ गई। दूसरा बच्चों इधर से कितना करंट जाएगा, तो बिकॉज सामने बैटरी आ गई है, हमें नहीं पता कितना करंट जाएगा, तो हम उस जंक्शन को छोड़ के आगे जाएंगे। तो जब हम इस जंक्शन से इस वाले जंक्शन पे पहुंचेंगे, बैटरी से कितना करंट आया निकालने के लिए, तो जो करंट इधर से आया है वो इधर जाएगा और प्लस इधर भी जाएगा। तो ये जो दोनों करंट हमने लिखे हैं इसको हम लोग ऐड ऑन करते हैं। तो प्लस ये वाला करंट कितना आएगा, x प्लस 10 माइनस 5 यानी x प्लस 10 माइनस 5 डिवाइडेड बाय इसका रेजिस्टेंस है 2, प्लस इस इधर कितना करंट जाएगा, तो x प्लस 10 माइनस x, तो x प्लस 10 माइनस x कितना हो जाएगा, 10 ही हो जाएगा, 10 डिवाइडेड बाई 2 प्लस। अब बच्चों रुकेगा, अभी खत्म नहीं हुआ है मामला, क्योंकि ये वाला तो लिख दिया,
तो एक करंट ऊपर जा रहा था, एक करंट राइट साइड में जा रहा था, ये राइट साइड वाले करंट लिख दिया। अब एक करंट इधर भी तो जा रहा होगा, शॉर्ट वायर है, हमें नहीं पता कितना करंट जा रहा है, तो यहां से जो करंट जाएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, फिर यहां से इस डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, अब इधर तो नहीं जा सकता, इसका मतलब ये वाला करंट इधर आएगा। तो क्योंकि मैं हर बार गोइंग के सेंस में लिख रहा हूं, इसलिए जो इधर से जो करंट ऊपर जाएगा उसको मैं मैथमेटिकली ऐसा समझूंगा कि इधर गया और इधर गया। ठीक है, हम इसी तरीके से इस इक्वेशन को तैयार कर देंगे। तो देखिएगा बच्चों, यहां पर अब क्या होगा, यहां पे जो आया है करंट ये इधर से इधर जाएगा, तो कितना होगा x माइनस एक्स प्लस 10, तो ये आ जाएगा -10/2। तो बेसिकली आप देख सकते हो बच्चों, इधर से जाने वाला करंट आ गया और इधर से जाने वाला करंट आ गया। तो ऐसा तो है नहीं कि बच्चों इस ब्रांच में दोनों तरफ से करंट आएगा, ये जो ब्रांच आप देख रहे हैं रजिस्टर, क्योंकि ये कॉमन आ गया ना दोनों बार, तो इस चीज को समझना जरूरी है कि जैसे ये करंट को मैंने इधर जाता हुआ लिखा, तो देखो इधर जाते हुए मैंने इस करंट को प्लस इंडिकेट किया है, तो इस तरफ जाते हुए मैंने करंट को -10 लिखा है, तो ये +10 है, ये -10 है। बेसिकली इसी करंट का सिग्निफिकेंस हमने शो किया है कि अगर इधर 10 करंट जा रहा होगा तो इधर से देखते वक्त जाते वक्त ये +10 है, और इधर से क्योंकि करंट आ रहा है और मैं जाने के सेंस में कंसीडर कर रहा हूं, इसलिए हमने यहाँ -10 लिखा है। ठीक है, तो कोई कंफ्यूज मत होना कि इस रजिस्टर में इधर से और इधर से दोनों तरफ से करंट नहीं जा रहा है, करंट एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि एक डायरेक्शन में जिधर प्लस आ रहा है तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता हुआ जब मान रहे हैं तो उसको हमें माइनस में लिखना पड़ रहा है। ठीक है, प्लस और एक कौन सी टर्म है यहाँ पर, तो अगली टर्म है ये वाला, हमने लिख दिया। अब ये वाला लिखना है x माइनस 0/4, तो x माइनस 0/4 एंड दैट इज इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए ये तो कैंसिल आउट हो गया, x/4 इधर x/4 प्लस x/4 दैट विल बी x/2 प्लस x प्लस 5/2 that is equals to 0. So we have 2x equal to 5. So I will have x equals to 5/2 वोल्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो x की वैल्यू आ गई है हमारे पास। अब दोनों कैपेसिटर पे कितना चार्ज है, तो देखिए बच्चों 4 माइक्रोफैरेड, 4 माइक्रोफैरेड जो है, तो 4 माइक्रोफैरेड में ऊपर का पोटेंशियल है 0 और नीचे का पोटेंशियल है x। इसका मतलब लोअर प्लेट जो होगा वो पॉजिटिवली चार्ज होगा, तो 4 माइक्रोफैरेड वाले पे चार्ज आएगा 4 मल्टीप्लाई बाई x माइनस 0, यानी 5/2 माइनस 0, सो दैट इज योर 10 माइक्रो कूलम। लोअर प्लेट विल बी पॉजिटिव एंड अपर प्लेट विल बी नेगेटिव। ठीक है, एंड चार्ज ऑन 2 माइक्रोफैरेड, सो दैट चार्ज Q2 दैट इज इक्वल्स टू, कितना चार्ज आएगा 2 माइक्रोफैरेड पे, देखिए तो इस पे भी x माइनस 0 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 2 टाइम्स ऑफ 5/2 माइनस 0, सो दिस चार्ज इज 5 माइक्रो कूलम। ओके स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन में ये जो हमने KCL अप्लाई किया है ना, मैक्सिमम स्टूडेंट से इस एंड पर गलती होती है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से सॉल्व करिए, बिकॉज RC सर्किट वैसे भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट प्रॉब्लम। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो बेस्ड ऑन RC सर्किट। इस क्वेश्चन में गिवन है फाइंड द करंट इन रजिस्टर R1 एंड R2 एंड द रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर C1 कैपेसिटर ये है, एंड C2, इन दोनों में हमें एनर्जी स्टोर्ड का रेशियो भी फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चों, तो स्टेडी स्टेट कंडीशन क्या होगा, फिर से एक बार अगर हम देखें तो जो कैपेसिटर ब्रांच होगा उसमें कोई करंट पास नहीं करेगा। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे कोई करंट पास नहीं कर रहा है कैपेसिटर ब्रांच में, तो मैं ये ऐसे क्रॉस लगा दे रहा हूँ। इस कैपेसिटर ब्रांच में भी कोई करंट पास नहीं कर रहा है, और इस वाले ब्रांच में भी कोई करंट पास नहीं कर रहा है, सबसे पहला पॉइंट। तो अब आपके पास जो सर्किट बचा है उसमें इन ब्रांचेस को अगर हम हटा दें तो इनमें करंट पास नहीं कर रहा है, बाकी आपके पास रजिस्टर्स और बैटरीज का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और अच्छी तरह से KVL और KCL अप्लाई करते हैं। तो देखिए बच्चों, मैंने मान लिया इसका पोटेंशियल 0, तो अगर इसका पोटेंशियल 0 है तो इसका पोटेंशियल भी 0 हो जाएगा। इसका 0 है, ये 10 वोल्ट EMF है, इस वजह से यहाँ पर 10 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक आ गए। अब अगला पॉइंट है कौन सा, नेक्स्ट पॉइंट, इसको मान लेते हैं बच्चों, ये वाला।
तो ये शॉर्ट वायर है तो इसका पोटेंशियल y हो जाएगा, तो ये पूरे का पोटेंशियल y हो जाएगा। ठीक है, इसका पोटेंशियल y है तो यहां से इधर जाएंगे तो ये 10 वोल्ट इंक्रीज कर जाएगा और इसका पोटेंशियल हो जाएगा इस पूरे का, मतलब ये वाला पॉइंट है y प्लस 10, तो ये पूरे का पोटेंशियल हो जाएगा y प्लस 10। तो देखते हैं और कुछ अननोन है क्या यहाँ पे। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये y हो गया और क्या कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा बच्चों एक ये वाला पॉइंट आप देख रहे हैं, इसका पोटेंशियल भी अननोन है तो इसका पोटेंशियल x एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने इसका x मान लिया, इसका y मान लिया, तो ऑटोमेटिकली ये y प्लस 10 हो गया। ठीक है, अभी मुझे यहाँ सर्किट में हर एक पॉइंट का पोटेंशियल दिखाई दे रहा है कि ये वाला पोटेंशियल भी आप देख सकते हैं कि ये 10 वोल्ट ही है। ओके, अब बच्चों बहुत संभल के हमें किरचॉफ्स करंट लॉ अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले इक्वेशन लिखते हैं KCL की। सो किरचॉफ करंट लॉ, फर्स्ट इक्वेशन में देखिए बच्चों, सबसे पहले ऐसा करते हैं, इस जंक्शन पे लिखते हैं x वाले पे, जो कि काफी आसान नजर आ रहा है। x तीनों तरफ जाने वाला करंट का टोटल 0 कर देंगे, तो x माइनस y प्लस 10, x माइनस y प्लस 10 अपॉन 2 प्लस x माइनस 0 अपॉन 2 प्लस x माइनस y अपॉन x माइनस y अपॉन 4 दैट इज इक्वल टू 0। तो देखिए बच्चों, ये इक्वेशन है, इस जंक्शन पे 1, 2 और ये तीनों करंट गोइंग के सेंस में लिख के इनका टोटल हमने 0 कर दिया। ठीक है बच्चों, तो चलिए एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा 4, तो इधर आ रहा है 2x माइनस 2y माइनस 20 प्लस 2x प्लस x माइनस y दैट इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन 1 हमारे पास बच्चों यहाँ से सॉल्व होके आ रही है, दैट इज 2x प्लस 2x प्लस x दैट इज 5x माइनस 3y दैट इज इक्वल्स टू 20, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो इस नोड पे हमने इक्वेशन लिख दिया किरचॉफ करंट लॉ का। अब हम लोग सेकंड इक्वेशन लिखेंगे, तो सेकंड इक्वेशन लिखने के लिए कोई दूसरा नोड यूज कर लेते हैं। ठीक है ना, तो ऐसा करते हैं हम लोग, यहाँ वाला नोड यूज कर लेते हैं, ये y वाला। यहाँ बहुत संभल के लिखना पड़ेगा बच्चों, तो जैसे चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ से करंट गोइंग कितना हुआ, तो y माइनस 0 अपॉन 4। पहला एक्सप्रेशन क्लियर सबको, मैं कंप्लीटली गोइंग के सेंस में लिखूंगा, तो इधर गोइंग y माइनस 0 अपॉन 4 प्लस, फिर अब मुझे क्या देखना है, क्योंकि इधर तो करंट जा नहीं सकता तो इधर गया होगा, तो इधर जो करंट जाएगा उसमें से कितना करंट है हम नहीं निकाल सकते बिकॉज ये शॉर्ट वायर है, और इधर करंट नहीं जाएगा। ओके, तो इधर से आने वाला करंट दो रास्तों पे जाएगा, एक इधर और एक इधर। समझ में आया? तो इस शॉर्ट वायर का करंट लिखने के लिए एक ये R1 का करंट लिख रहा हूं मैं, तो R1 का करंट है y माइनस एक्स अपॉन y माइनस एक्स अपॉन 4 प्लस, फिर ये बच्चों इधर 10 वोल्ट से कितना करंट गया। ठीक है, अब ये 10 वोल्ट की बैटरी है तो हमें नहीं पता यहाँ से कितना करंट पास करेगा, तो हम अगले जंक्शन पे चले जाएंगे यहाँ पर। अब बच्चों यहाँ से जो करंट आएगा वो कहाँ कहाँ जाएगा, एक तो इस तरफ जाएगा, कितनी वैल्यू y प्लस 10 माइनस एक्स, y प्लस 10 माइनस एक्स अपॉन y प्लस 10 माइनस एक्स अपॉन 2 है यहाँ पे। ठीक है, अपॉन में 2 प्लस, अब इसके बाद बच्चों दूसरा करंट किधर भेजना है, इस तरफ, तो ये है y प्लस 10, ठीक है ना, और ये है 10, तो y प्लस 10 माइनस 10 हो जाएगा y अपॉन 2 प्लस y डिवाइडेड बाई 2 प्लस, देखिए कितना कॉम्प्लिकेटेड है ये। ठीक है, कहाँ तक पहुंच गए, ये करंट चला गया। अब इधर शॉर्ट वायर में कितना जाएगा नहीं मालूम, अब जो शॉर्ट वायर से जाएगा वो इधर तो नहीं जा सकता, इसका मतलब वो करंट इस डायरेक्शन में जाएगा, तो कितना होगा y प्लस 10 माइनस 10, तो y प्लस 10 माइनस 10 अपॉन 8, तो y प्लस 10 माइनस 10 अपॉन
8 एंड दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, आप चाहो तो इन दोनों रजिस्टर्स का पैरेलल कॉम्बिनेशन भी निकाल सकते थे। ठीक है, अननेसेसरी एक बार फिर से डायग्राम बनाना पड़ता, इसलिए हमने वैसे का वैसे ही सॉल्व कर लिया। तो देखिए बच्चों, सारे एक्सप्रेशंस हमने लिख दिए हैं। ठीक है ना, तो ये y, तो एलसीएम आ जाता है 8 के बाद यहाँ आ जाएगा 2y प्लस 2y माइनस 2x प्लस 4y प्लस 40 माइनस 4x प्लस 4y प्लस y दैट इज इक्वल टू 0। तो ओवरऑल बच्चों देखिए y के कितने क्या मल्टीप्लायर आ रहा है, 4y प्लस 4y कितना हो गया 8y और प्लस 5y। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ से सॉल्व करने पे आएगा दैट इज योर 2y प्लस 2y और ये हो गया 4y 8y दैट इज 13y माइनस ऑफ 6x दैट इज इक्वल टू -40। ओके स्टूडेंट्स, तो इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे हम, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 1। इन दोनों को सॉल्व करके बच्चों x और y की वैल्यू आप लोग कैलकुलेट करिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ से x की वैल्यू सॉल्व होकर आती है 140/47 वोल्ट और y की वैल्यू सॉल्व होकर आती है -80/47 वोल्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोग इसको सॉल्व करके वेरीफाई करिए x और y की वैल्यू, और x और y आने के बाद अब हम लोग करंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो बच्चों, हमें करंट चाहिए R1 और R2 में। तो R1 कहाँ पर है, R1 रजिस्टर ये वाला है ना। तो आप देख सकते हैं बच्चों, x पोटेंशियल पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, तो ऊपर से नीचे की तरफ करंट आएगा। तो करंट इन R1 जो होगा वो ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, x माइनस वाई अपॉन 4 इसका रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो ये आएगा बच्चों दिस माइनस दिस दैट इज इक्वल टू 220 अपॉन 47 मल्टीप्लाई बाई 4। सो दिस आंसर इज 55/47 एम्पियर। ठीक है, तो R1 का करंट आ गया। अब बच्चों R2 का करंट निकाल लेते हैं। R2 में अगर हम देखें पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये है 10 और ये है y प्लस 10। ठीक है, ये है 10 और ये है y प्लस 10। तो यहाँ से ऊपर की तरफ जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस y के बराबर आएगा, और आपको दिख रहा है कि y की वैल्यू नेगेटिव कैलकुलेट होकर आई है, तो इसमें करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, एंड दैट करंट I इन R2 दैट इज माइनस y, ऐसे आया है 10 माइनस वाई प्लस 10, तो ये आ जाएगा कितना माइनस वाई अपॉन इसका रेजिस्टेंस है 8। सो वी हैव माइनस माइनस प्लस दैट इज 80/47 मल्टीप्लाई बाई 8 दैट इज इक्वल टू 10/47 एम्पियर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास ये दोनों करंट आ गए हैं R1 और R2, और इसके साथ साथ बच्चों हमें एनर्जी का रेशियो निकालना है इन कैपेसिटर C1 एंड कैपेसिटर C2। तो देखिए बच्चों, जो मेरा कैपेसिटर C1 है उसकी एनर्जी U1 अपॉन U2, तो C1 की एनर्जी होगी हाफ, और इसका कैपेसिटेंस कितना है 8 माइक्रोफैरड, और इसका पोटेंशियल डिफरेंस है x माइनस 10। तो x में से 10 को माइनस कर दीजिए, x कितना है हमारे पास 140 डिवाइडेड बाई 47 माइनस 10 का होल स्क्वायर, हाफ c डेल्टा v का होल स्क्वायर, दैट इज द एनर्जी इन दिस। एंड बच्चों सेकंड वन हमारे पास जो C2 कैपेसिटर है उस पर पोटेंशियल ड्रॉप देखिए, तो इस पे ये पॉइंट है y और ये है y प्लस 10। तो ये तो कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो 10 वोल्ट का है। तो हाफ कैपेसिटेंस है 10 और पोटेंशियल ड्रॉप भी 10 का ही है, 10 का होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको सॉल्व करने पर ये रेशियो हमारे पास निकल के आता है 0.394। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों करंट इलेक्ट्रिसिटी से है। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर गिवन है, लॉन्ग सिलेंड्रिकल कंडक्टर जिसकी लेंथ L गिवन है, और एक्सिस पर उसकी कंडक्टिविटी गिवन है सिग्मा 1, और एक्सिस से जैसे जैसे हम अवे की तरफ जा रहे हैं इसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज कर रही है, एंड दैट कंडक्टिविटी इज इंक्रीजिंग लीनियरली। ठीक है ना, तो बच्चों वो लीनियर फंक्शन है।
तो सिग्मा 1 से सिग्मा 2 तक लीनियरली इंक्रीज कर रहा है। तो हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इफ द करंट एंटर्स फ्रॉम वन एंड, एक एंड से करंट एंटर करता है और दूसरे एंड से करंट एग्जिट करता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए हमें कैसे सॉल्व करना होगा, उससे पहले हम कंडक्टिविटी का फंक्शन कैलकुलेट करते हैं। तो बच्चों जो एक्सिस से डिस्टेंस है ना, वेरिएबल डिस्टेंस, उसको मैं x मान लेता हूं। ठीक है, तो ऐसा करने पर जरा देखते हैं इसका फंक्शन क्या आएगा। तो वेरिएबल डिस्टेंस x और सिग्मा का फंक्शन आएगा व्हेन x इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू जब 0 है उस टाइम पर कंडक्टिविटी सिग्मा 1 है, और जब x की वैल्यू r है तो कंडक्टिविटी सिग्मा 2 है, और ये लीनियरली इंक्रीज कर रहा है। तो देख सकते हैं बच्चों कि यहाँ पर अगर आप चेक करना चाहोगे कि ये स्लोप कितना आ रहा है, तो स्लोप आ जाएगा थीटा, टेन थीटा आ जाएगा सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 1 अपॉन आर। ठीक है, तो अगर हम सिग्मा का फंक्शन एस्टिमेट करेंगे तो देखिए बच्चों सिग्मा का फंक्शन आ जाएगा, ठीक है, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। तो c की वैल्यू है सिग्मा 1 प्लस एम एक्स, एम की वैल्यू है टेन थीटा इंटू एक्स। तो ये हमारे पास बच्चों सिग्मा का एक्सप्रेशन है, एंड दैट वैल्यू ऑफ सिग्मा दैट कम्स अप टू बी एक्स टेन थीटा। तो सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 1 अपॉन आर इंटू एक्स प्लस सिग्मा 1। तो ये हमारे पास कंडक्टिविटी का फंक्शन आ चुका है। ठीक है, अब कंडक्टिविटी आने के बाद हमें इसका रेजिस्टेंस एनालाइज करना है, और बच्चों करंट जो है दैट इज पासिंग अलोंग द लेंथ। ठीक है, तो देखिए बच्चों जो करंट पास कर रहा है उसमें इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि कंडक्टिविटी वेरी कर रही है, और हम जानते हैं कि रेजिस्टिविटी जो होती है वो 1 अपॉन कंडक्टिविटी, इसका रेसिप्रोकल होती है। और जब आप रेजिस्टेंस लिखेंगे तो देखो बच्चों क्या करना होगा, ये जो सिलेंडर है हमारे पास, तो सिलेंडर में अलोंग द लेंथ करंट पास कर रहा है। ठीक है ना, तो हम क्या कर रहे हैं, एक्सिस से x डिस्टेंस पर जा रहे हैं, और x डिस्टेंस पे जाके हमने एक सिलेंड्रिकल कट लगाया। ठीक है, उसके बाद x से लेके x प्लस dx को लेते हुए हमने सिलेंड्रिकल कट लगाया। तो ये है x प्लस dx और ये है x। तो ये जो विड्थ आप देख रहे हैं ये विड्थ है dx। ठीक है, और ये जो dx विड्थ है उसमें हमारा जो करंट पास कर रहा है वो अलोंग दिस लेंथ करंट पास कर रहा है। तो देखिए बच्चों रेजिस्टेंस क्या लिखा जाता है, रेजिस्टेंस लिखा जाता है रो एल बाय क्रॉस सेक्शन एरिया। तो यहां पर रो की जगह तो आ जाएगा 1 अपॉन सिग्मा, लेंथ की जगह एल ही है, लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन x से लेके x प्लस डी एक्स, तो वो एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है ना, और x से लेके x प्लस डी एक्स के बीच वाला पार्ट है, तो इसका एरिया आएगा 2 पाई x मल्टीप्लाई बाई डी एक्स। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, सिग्मा का फंक्शन रखेंगे। लेकिन अब इंटरेस्टिंग चीज क्या है बच्चों, आप देखिए यहां पर dr की वैल्यू ये आ रही है। अब आप यहां पर जब चेक करेंगे तो जैसे कि इसमें से करंट ऐसे पास कर रहा है इस तरह से, तो इसका जो अगला एलिमेंट होगा, दूसरा एलिमेंट ये होगा इसके ऊपर वाला, इसके ऊपर भी आप एक और सिलेंड्रिकल शेल सेलेक्ट करोगे, उसमें भी करंट ऐसे पास करेगा। तो आप देख सकते हैं बच्चों कि ये जितने भी कंडक्टिंग एलिमेंट्स बन रहे हैं ये सीरीज में नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हो कि सभी का जो करंट है अगर आप देखें तो ये वाला एंड और ये वाला एंड का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, और करंट सब में अलग अलग जा रहा है दोनों एंड्स के, मतलब यहाँ का पोटेंशियल कॉमन पोटेंशियल है, ये कॉमन पोटेंशियल है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। ठीक है, और करंट अलग अलग पार्ट में अलग अलग जा रहा है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरह है। तो बच्चों इस सिस्टम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आएगा वो आपको सॉल्व करना पड़ेगा 1 अपॉन डी आर इक्विवेलेंट, मतलब पूरे सिस्टम का रेजिस्टेंस निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो बेसिकली 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जितने भी छोटे छोटे पतले पतले रजिस्टर्स बनेंगे उन सबका 1 अपॉन डी आर इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तब जाके 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट निकल के आएगा, एंड दिस वैल्यू कम्स अप टू बी इंटीग्रेशन। जब हम इसको 1 अपॉन डी आर करेंगे तो सिग्मा, तो 2 पाई सिग्मा एक्स डी एक्स न्यूमरेटर में चला जाएगा एंड डिवाइडेड बाय एल।
और x की लिमिट बच्चों x जो है वो 0 से लेके स्मॉल r तक जाएगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पर पहले इस इंटीग्रेशन को परफॉर्म करके 1/r इक्वलेंट निकालना है एंड देन रेजिस्टेंस सॉल्व होके आएगा। सो 1/r इक्वलेंट दैट कम्स अप टू बी कितना है, देखिए बच्चों 2π/L तो कॉमन ले लेते हैं, ये कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू स्मॉल r और सिग्मा का फंक्शन है σ1 प्लस σ2 माइनस σ1 अपॉन r मल्टीप्लाई बाई x, ठीक है, इंटू x dx, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब आप क्या करिए, इस x को अगर अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ बन जाएगा x² और यहाँ बन जाएगा x, और फिर हम इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो देखिए क्या आ रहा है, 1/r इक्वलेंट की वैल्यू 1/r इक्वलेंट दैट कम्स अप टू बी 2π/L, 2π/L। इसके बाद σ1 ये अंदर जाएगा x का इंटीग्रेशन x²/2, तो यहाँ पर आ जाएगा σ1 x²/2, ठीक है ना, और प्लस σ2 माइनस σ1 अपॉन r एक कांस्टेंट है और बनेगा x² का इंटीग्रेशन आ जाएगा x³/3, तो σ2 माइनस σ1 अपॉन r मल्टीप्लाई बाय x³ डिवाइडेड बाई 3 और लिमिट आ जाएगा 0 से लेके स्मॉल r तक, ठीक है। तो इसको रख के सॉल्व करते हैं। 1/r इक्वलेंट दैट कम्स अप टू बी 2π/L σ1 r²/2 प्लस σ2 माइनस σ1 अपॉन r इंटू r³ डिवाइडेड बाई 3। तो बच्चों यहाँ से ऐसा करते हैं, r² कॉमन ले लेते हैं, तो 1/r इक्वलेंट दैट इज 2π/L r², तो 2π/L इंटू r², ये आ रहा है बच्चों हमारे पास σ1 अपॉन 2 प्लस σ2 माइनस σ1 अपॉन 3, ठीक है। जस्ट अब इसको सिंप्लीफाई करके आप 1/r इक्वलेंट निकाल सकते हैं। सो दिस इज योर 2πr²/L और एलसीएम ले लीजिए बच्चों, एलसीएम आ जाता है इसका 6, ठीक है। 6 आने पे ये आ रहा है कितना, 3 σ1 प्लस 2 σ2 माइनस 2 σ1। तो देखिए बच्चों आंसर आ जाता है हमारे पास R इक्वलेंट दैट इज 3L अपॉन πr² 3L अपॉन πr² इंटू ये आ रहा है 2 σ2 प्लस σ1, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास इसका रेजिस्टेंस आया है। तो देखिए स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन मैंने इसलिए कराया है ताकि आपको ये पता चल जाए कि ये जो करंट ये ऐसे ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होके जा रहा है, ये करंट जो है ये पैरेलल में है। पैरेलल में है तो आपने एक एलिमेंट का पहले रेजिस्टेंस निकाला, फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज करते हुए सिस्टम का रेजिस्टेंस सॉल्व किया। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे बच्चों आज के 5 क्वेश्चंस। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर टुडे।